So hello folks, we are here with the fourth and last class of residential status. इस क्लास में हम लोग जो है रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस को खत्म करेंगे एंड जो है हम लोग ये इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार फटाफट 1-2 मिनट में आपको रिवाइंड करा देता हूँ। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर आपका टैक्स असेस होता है और आप टैक्स का पेमेंट करते हो उस इनकम पे जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो एंड आपका असेसमेंट ईयर में आप उस अर्न इनकम का असेसमेंट करवाते हो एंड टैक्स देते हो। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन पढ़ा था। पर्सन में हम लोगों ने देखा कि पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा कि रेसिडेंट बनने के लिए जो है अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में हम लोगों ने देखा कि फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया उसको ईदर ऑफ द टू कंडीशन एज लेड डाउन इन सेक्शन 6 सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला कंडीशन जो है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का, वो बोलता है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया आपको 180 हम लिख देता है 61A का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको रहना पड़ेगा। एट 61C बोलता है कि आपको है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा, या फिर एंड इसके साथ साथ एंड है 365 डेज और मोर जो है आपको 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा। इन दोनों में और है, यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे, आप रेसिडेंट बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि ये सेक्शन 61C में जो टाइम फ्रेम है बहुत कम है, इसीलिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 लोग जो है इस रूल के एक्सेप्शन होते हैं। पहला कौन होता है, पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पर्सन इंडिविजुअल गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, इंडियन शिप क्रू। और इसके बाद हम लोग देखा फाइनली सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि इंडिया आता है फॉर विजिटिंग पर्पस, विजिटिंग पर्पस के लिए ये लोग जो है इंडिया आते हैं। इसके केस में हम लोगों ने देखा कि इन 3 लोगों पे जो है 61C अप्लाई नहीं होगा। इनको रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, 182 डेज और मोर का कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना होगा। हाउएवर एक चीज हम लोगों ने नया देखा कि इस केस में, केस नंबर 3 में जो है अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया का या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर इंडियन इनकम या फिर बोल लो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम जो है अगर एक्सीड हो जाता है 15 लाख को, तो आपके लिए जो है मॉडिफाइड 61C लग जाता है। मॉडिफाइड 61C से भी आप रेसिडेंट बन सकते हो। मॉडिफाइड 61C क्या है सर, यानी कि आपको 120 दिन ड्यूरिंग द 120 दिन और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा, प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर आपको रहना पड़ेगा। आप अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाओगे क्या, रेसिडेंट आप बन जाओगे। अदर देन दैट अगर आप 182 डेज भी वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो भी आप जो है रेसिडेंट बन जाओगे। ये चीज हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में और इसके ऊपर हम लोगों ने जो है 2 इलस्ट्रेशंस बनाए थे, ठीक है। तो ये अभी तक का जो भी हुआ है मैंने उसका जो है क्या दे दिया, आपको रिकैप दे दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है, मुद्दा सिंपल है। आज हमारा मुद्दा है टाइप्स ऑफ पर्सन। क्या है हमारा मुद्दा आज, टाइप्स ऑफ पर्सन। देखो मैं एक बार समझाता हूँ। पर्सन भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पर्सन 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, नॉट पर्सन आई एम वेरी वेरी सॉरी। रेसिडेंट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले टाइप ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ रेसिडेंट। पर्सन के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, वो डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया था। रेसिडेंट के जो है 3 टाइप होते हैं। तो क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो रेसिडेंट के जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा डीम्ड रेसिडेंट। दूसरा होता है हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट।
इसके अलावा हमारे पास होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सर रेसिडेंट के जो है हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार होते हैं। ये जो पहला प्रकार है, ये जो पहला टाइप ऑफ रेसिडेंट है, ये डीम्ड रेसिडेंट है। ये आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में, ठीक है। अब सर ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A का क्या पंगा है और डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है? देखो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन बहुत सिंपल है, पहले आप इसका आत्मा को पकड़ो। डीम्ड रेसिडेंट के केस में है ना कि नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इज इररिलेवेंट। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट किसके लिए? इररिलेवेंट टू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया यानी कि आप इंडिया में जो है इन केस ऑफ डीम्ड रेसिडेंट आपको रेसिडेंट बनाने के लिए जो है हम लोग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे नहीं देखेंगे। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल इस कैटेगरी में आता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, पर उसके केस में हम लोग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे नहीं देंगे। आपके मन में सवाल है कि सर अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि रेसिडेंट तभी बन रहे थे जब हमारा नंबर ऑफ डेज जो है वो 6 के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो सर डीम्ड रेसिडेंट के केस में क्या चक्कर हो गया? नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे से नहीं अगर रेसिडेंट बनेगा तो फिर सर कैसे रेसिडेंट बनेगा? समझाता है तो बोलता है कि एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी resident in India is deemed to be resident in India is deemed to be resident in India if he satisfies following conditions। तो पहला कंडीशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, चलो एक बंदा है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम भी है, आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 15 लाख। सर ये पुराना लग रहा है ना, पर देखो उसके केस में आपको ये देखा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने जो है पढ़ा है एज एन एक्सेप्शन ऑफ 61C। बट ध्यान से एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे बस सिटीजन ऑफ इंडिया बोला है, यहाँ पे ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया है। उसके केस में सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों कवर्ड थे, बट इस डीम्ड रेसिडेंट के केस में जो है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया इज कवर्ड एंड नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम यहाँ पे लिख देता है नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन होना चाहिए इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, liable to pay tax due to domicile or residence in any other country। तो 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, तीनों करना है, ठीक है, ये एंड, ये भी एंड ये भी, ठीक है। तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, हाँ हूँ, अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, हाँ है, तो और आप किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, आप अपने रेजिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल की वजह से, हाँ ठीक है, नहीं है किसी और भी स्टेट, किसी और भी कंट्री में मेरे को टैक्स नहीं देना है, तो फिर जो है आपको डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। आपका जो ये 15 लाख के ज्यादा इनकम जो आप इंडिया से कमा रहे हैं उस पर आपको जो है टैक्स देना होगा इंडिया में। समझ में आया? आसान था। चलो, तो डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है? वो इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी कि इंडियन इनकम जिसका 15 लाख से ज्यादा है, एंड वो बंदा जो ये अबव 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ड्यू टू हिज डोमिसाइल और रेजिडेंशियल स्टेटस इन एनी अदर कंट्री। ये तीनों कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो ही और शी बिकम्स द डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया, और इंडिया पे जो है आपको वो इनकम पे टैक्स देना होगा जो या तो अक्रू या फिर जो है अपना रिसीव हुआ है इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये जो पंगा है ना,
ये चीज, इन दोनों के लिए कुछ कंडीशंस दिया गया। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 बोलता है पर्सन हम अच्छा इसको अच्छे से लिखते हैं, चलो एक बार यहाँ पे हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं लाइन बना के। एंड है और यहाँ पे भी है आपका एंड, ठीक है। चलो तो ये आगे हम लोग अलग सेक्शन में देखते हैं। हाँ जी, तो देखो कौन होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वो लोग those individual who satisfy both conditions as per section 6 सबसेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 में दिए हुए दोनों कंडीशन के अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाओगे। तो सर ये कौन होता है? दोज इंडिविजुअल who does not satisfy any or both condition of section 6 subsection 6। तो सर ये तो आसान था, यानी कि 6 अगर आप सेटिस्फाई कर दिए दोनों तो आप बन गए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप 6 में जो दो कंडीशन है उसमें से कोई भी एक अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो या फिर दोनों के दोनों सेक्शन अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन गए? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सर ये तो आसान था, ये आप बोल रहे थे कि ट्रिकी है। रुक जाओ, एक दो पॉइंट और है। तो हम लोग अभी डीम्ड रेसिडेंट पढ़े ना, तो एक डीम्ड रेसिडेंट जो है वो कभी भी जो है अपना एक डीम्ड रेसिडेंट जो कभी भी हमेशा ये रहेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। एक डीम्ड रेसिडेंट जो है हमेशा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट एक और बंदा है, मान लो कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ट्रैवल पर्पस वाला सॉरी विजिट पर्पस वाला, याद है वो हम लोग 6 का एक्सेप्शन पढ़ रहे थे जिसमें एक बंदा विजिट करने के लिए आता था इंडिया में, ओके, जो जनरली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस जो था, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजिट पर्पस वाला, अभी लिखूंगा प्रोविजन तो याद आएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया जो विजिट पर्पस के लिए आए हैं, whose total income excluding foreign income is greater than 15 lakhs stays in India for 120 days or more, but less than 182 days। तो ये भी अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन यानी कि इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो देखो ये वो है जो कि विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आता था ओकेजनली,
तो इसके लिए तो जो है अपना 122 डेज वाला मॉडिफाइड प्रोविजन लग जाता था, है कि नहीं। तो ये मॉडिफाइड प्रोविजन वाला बंदा है, इसीलिए हम लोगों ने बोला कि अगर ये बंदा 120 डेज से ज्यादा या इक्वल टू रह रहा है बट 182 डेज से कम रहा है, तो इसके केस में जो है हम लोग बोलेंगे कि ये है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सर इसको रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 182 डेज या उससे ज्यादा रह लो। तो इसका जस्ट ऑपोजिट, तो यहाँ पे लिख देंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया whose total income excluding foreign income is greater than 15 lakh and stays in India for greater than 120 days or for greater than equal to 120 days or more and greater than equal to 122 days or more, greater like 182 days or more, प्लस अगर ये 6 भी सेटिस्फाई कर दिया, प्लस 6 भी एंड satisfies conditions of section 6 सबसेक्शन 6। यानी कि कोई ये वाला लास्ट पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, समझो। कोई भी बंदा, मान लो मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर एक्स, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल, तो मिस्टर एक्स, ठीक है, ये जो है मिस्टर एक्स जनरली resides outside India and came to India for visit purpose. तो अगर ये बंदा his Indian income is rupees 22 lakhs, ठीक है, now case 1 he has left India on मान लेते हैं कब इंडिया छोड़ के गया, 1 मई 2024 फॉर फर्स्ट टाइम। केस 2 he left India he generally resides outside India and came to India on 1 October for 170 days। तो 2 केस है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जनरली इंडिया के बाहर रहता है बट वो इंडिया में विजिट पर्पस के लिए, उसका इंडियन इनकम 22 लाख का है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोविजन है वो सेटिस्फाई कर दिया। तो फर्स्ट केस में देखो ये क्या लिखा है, इंडिया
4। हाँ, तो फर्स्ट केस में देखो, केस 1 में वो इंडिया पहली बार छोड़ गया है, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 1 मई 2024। तो इसके केस में क्या होगा कि हम लोग को पता है वो 1 मई को छोड़ के गया, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन आपको निकालना है रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हाँ। तो केस 1 करेंगे, केस 2 करेंगे। तो केस 1 एंड यहाँ पे केस 2, ठीक है। तो केस 1 में ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मई 2024। तो हमारा 24-25 में ये कितना दिन रहा है, 1 में फर्स्ट मई के जगह ये हम 1 मार्च कर देते हैं तो मजा आएगा। तो 25, हाँ अब ठीक है। तो केस 1 में 24-25 में वो जो है अप्रैल पूरा रहा, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31 जैन, 31 फेब, 28 एंड आपका मार्च 1। तो कितना दिन हुआ, करते हैं कितना दिन हुआ देखो। तो 30 1 2 3 4 4, 30 इंटू 4 प्लस 31 1 2 3 4 5 6, 307 डेज, 307 डेज। एंड सिंस ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम छोड़ के गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया है, तो ये अपना 23-24 22-23 22-23 21-22 और 20-21, ये चारों साल जो है ये 365 डेज करके रहा है। तो 365 डेज इंटू 4 -1, 1461, 1461 डेज रहा है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में तो है ये अपना रेसिडेंट तो बन गया। रेसिडेंट कैसे बना कि ये जो है बंदा क्या किया है, सिक्स वन ए का कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई किया, 61A सेटिस्फाइड, हम यहाँ पे लिख देते हैं 61A सेटिस्फाई किया है। अभी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सेक्शन 66 का प्रोविजन क्या है, ठीक है। एक बार ये सम को हम, हाँ अभी सॉल्व करते हैं, आपको सेक्शन 66 का प्रोविजन बता देता है, लगे हाथ देख लो, बहुत आसान है। सेक्शन 66 में बोला हुआ दो चीज बोला हुआ है, यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में बोला है कि तो पहला कंडीशन यहाँ पे है कि an individual has to satisfy both conditions
टू बिकम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है आपका 2 years आउट ऑफ 10 years। 2 years आउट ऑफ 10 years आपको जो है रेसिडेंट रहना पड़ेगा। 2 years आउट ऑफ 10 years आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के आपको पिछले 10 साल में किसी 2 साल जो है आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन दिया कि 730 डेज 2 years और मोर, हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है। 730 डेज और मोर जो है आउट ऑफ 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 years immediately preceding प्रीवियस ईयर आपको जो है प्रेजेंट रहना होगा, स्टे इन इंडिया। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, ऐसा नहीं बोला दोनों में से कोई एक, बोला है दोनों, तो इन दोनों के बीच ऑप्शन नहीं है, एंड है, ठीक है। तो दोनों सेटिस्फाई करना होगा, तब जाके आप रेसिडेंट बनोगे, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनोगे। तो इसके केस में ये तो इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं है, तो इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं है। तो देखो ये प्रीवियस ईयर छोड़ के लास्ट 10 साल देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 साल हुआ और 4 साल ले लेते हैं, तो अपना 19-20 हो जाएगा, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, कितना हुआ? 4-4-8-2 10 साल हो गया, ठीक है। तो इसमें ये देखो इन अभी एक एनी 2 ईयर, अब सबके केस में तो ये बंदा जो है 365 डेज ही था, ये तो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया है, तो सारे केसेस में ये 365 डेज तो था, 365 डेज ये तो था ही। तो ये बंदा कितना दिन रहा है? ये 730 डेज और मोर तो यहीं पे रह गया, इसी तो यहीं पे तो है, यहीं पे बंदा जो है 730 डेज से ज्यादा रह चुका है, ग्रेटर देन 730 डेज। तो कितना दिन था सर, कितना दिन था बताइए ना। तो यहाँ पे 1461 और यहाँ पे देख लो ना 365 इंटू कितना है 6, टू 2190 प्लस जो आपका 2 लीप ईयर था तो 2 दिन एक्स्ट्रा, 2192, 2192। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने दिन था इंडिया में, प्लस 1461, 3653 डेज ये बंदा इंडिया में था। तो पहला कंडीशन क्या है कि 2 years आउट ऑफ 10 ईयर आपको रेसिडेंट बनना है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो प्रीवियस ईयर में तो ये रेसिडेंट था ही, 618 को ये सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो गया। अब इसके बाद सोचो अगर 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो 23-24 के दौरान ये 365 दिन था, तो 365 दिन इज ग्रेटर देन 182 डेज। तो यहाँ पे भी ये क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। तो दिस इज ईयर 1। फिर यहाँ पे 22-23 में भी तो ये 365 डेज था, 22-23 में भी तो ये 365 डेज था, विच इज ग्रेटर देन 182 डेज। तो यहाँ पे भी ये रेसिडेंट बन गया, तो ये हो गया ईयर 2। तो 2 years आउट ऑफ 10 years जो है ये 2 आउट ऑफ 10 years जो है ये रेसिडेंट बन गया। सेकेंडली 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years, तो लास्ट 7 years गिनो कितना है, इधर 4 साल और इधर 3 साल, तो यहीं पे 1461 हो जा रहा है, यहीं पे 1461 डेज हो जा रहा है, यहीं पे 1461 डेज हो जा रहा है। तो ड्यूरिंग 7 years he stayed for कितने दिन रहा, गिन लेते हैं। थ्री 365 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1461, 2557 डेज
विच इज ग्रेटर देन 730 डेज। तो देखो ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया। कौन कौन सा सर? ये देखिए 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स जो है ये रेसिडेंट भी रह गया, और सर ड्यूरिंग 7 ईयर्स जो है ये 730 डेज से ज्यादा भी रह गया, और प्लस जो है ये रेसिडेंट भी बन गया 6 सेटिस्फाई करके। तो सर इसके केस में हम लोग बोलेंगे देयरफॉर तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर he has satisfied section 61A and during previous year PY 24-25 and became resident। हम बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज लिखना है, आप लोग प्रॉपर पहले लॉ लिखना कि रेसिडेंट के लिए ये लॉ है, और अपना जो है ये लॉ, ये जो लिखा हुआ है ये लिखना है। बिकेम रेसिडेंट एंड ही हैज सेटिस्फाइड सेक्शन 6 to become ordinarily resident, therefore he is resident and ordinarily resident। तो ये आप लोग ऐसे मत लिखना, हम बहुत शॉर्टकट में लिखा है आंसर। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ चीज कि सबसे पहले देखना ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए जो है पहले तो रेसिडेंट बनना होगा, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट बनोगे तभी जाके ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनना होगा। तो रेसिडेंट बनने के लिए जो है आपको या तो 61A सेटिस्फाई करो, या 61C सेटिस्फाई करो, या 61C का मॉडिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई करो। तो तीनों में से कोई भी आप सेटिस्फाई करोगे तो रेसिडेंट बन जाओगे। उसके बाद 6 सेटिस्फाई अगर करते हो तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। 6 सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप बनोगे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। देखो तो केस 2 भी करते हैं। केस 2 में क्या हुआ देखते हैं। केस 2 केस 2 में बोला जनरली रिसाइड्स इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड केम टू इंडिया फॉर 1 अक्टूबर फॉर 170 डेज। तो ये बंदा जो है जनरली ये इंडिया के बाहर ही रहता है, ठीक है, जनरली जो है ये इंडिया के बाहर ही रहता है। तो हम लोग देखें 24-25 के दौरान ये आया है 170 डेज के लिए। वो तो 170 डेज के लिए जो है इसका क्या सीन है कि 170 डेज के लिए जो है ये लास्ट ईयर इंडिया आया, तो 170 डेज इज ग्रेटर देन अपना 120 डेज। 170 डेज इज ग्रेटर देन, अब सर ये 120 डेज कहाँ है? दिस इज मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ 61C। दिस इज मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ 61C। मॉडिफाइड कंडीशन क्यों लग रहा है सर? मॉडिफाइड कंडीशन इसलिए लग रहा है स्टूडेंट लोग क्योंकि जो पर्सन जो है जनरली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड ही केम टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। विजिट पर्पस जब भी आएगा तो अब मॉडिफाइड कंडीशन लगाने का ऑप्शन रहता है, और यहाँ पे हम आपको देखो चला के लिख दिया है कि अगर कोई बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है और उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड होता है, तो इसके केस में तो 22 लाख है, विच इज ग्रेटर देन, सॉरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम जो है अपना 15 लाख एक्सीड होता है, इसके केस में तो 22 लाख है, ठीक है। और वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा तो है पर 182 डेज से कम रहा है। तो देखो 120 दिन से तो ये ज्यादा है बट लेस देन 182 डेज है, बट लेस देन 182 डेज है, लेस देन 182 डेज है। इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ये बंदा रेसिडेंट तो है, ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ही इज रेसिडेंट डैम श्योर बट ही इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट इसलिए क्योंकि 120 डेज वाला क्राइटेरिया इसने सेटिस्फाई किया है, इसने 120 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया है और इसीलिए ये बन गया है रेसिडेंट, ठीक है। बट ये नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन गया क्योंकि एक तो इसने 182 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया और दूसरा जो है इसने ये तो जनरली आउटसाइड इंडिया ही रहता है और ये बस 24-25 में आया, ठीक है। तो 6 भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा एडिशनल कंडीशंस
हम लोग सेक्शन 6.6 भी खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने 6.1 और सेक्शन 6.6 दोनों जो है पढ़ लिया है, ठीक है, आसान था। अब एक बार आपको जो है फटाफट दिखाता है कि आपके ईयर्स में कैसा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, पास्ट पेपर्स आपका कैसा आया हुआ है। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो आपको हम दिखाता है कुछ क्वेश्चंस जो लेटेस्ट ईयर्स में आए हुए हैं। देखो एक दो क्वेश्चन हम उठाता है, सॉल्व करता है, और बाकी का आपका जो है हम आंसर दे देगा, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन हम करवा दिया है आपको क्लास में, आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा कुछ आपको आने वाला एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो रिसेंट ईयर्स है हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग 19 कर लेंगे। एक बार हम इंक चेंज कर लेते हैं, हम लोग जो है ये 19 वाला कर लेते हैं, ये 2021 वाला भी कर लेते हैं, एंड जो है अपना 2022 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। एक बार हम इसको कॉपी कर लेता है। हाँ, अब ठीक है, अब इसको हम कॉपी करते हैं सबको। अरे यार क्या ही चक्कर है, रुक जाओ, इसको मिटा देता है, अब तो कॉपी हो जाओ भाई। हाँ कॉपी भी नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से देख के ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है देखते हैं। चलो यहीं पे करते हैं पैरेलली। तो अंजलि जो है एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट, देखो हम यहाँ पे डिटेल में आंसर लिखेगा नहीं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। आपको हम आंसर लिखना सिखा दिया है, तो आप लोग आंसर लिखना जानते हो, हम आपको बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अंजलि आपको सब पहले पढ़ के देखो, तो अंजलि इंडियन सिटीजन है, ठीक है, अंजलि जो है वो इंडियन सिटीजन है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करता है। लेफ्ट इंडिया और अपॉइंटमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम, लेफ्ट इंडिया और अपॉइंटमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू ज्वाइन हिज ड्यूटी, यानी कि ये जा रही है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, फर्स्ट टाइम जा रही है, ठीक है, यानी कि इससे पहले जो है ये इंडिया में ही थी। एम्प्लॉयमेंट पर्पस, अब एम्प्लॉयमेंट पर्पस जो है ये देख के ही आपको आ जाना चाहिए कि सर ये कौन सा केस है, ये है 6(1)(c) का एक्सेप्शन है। सर क्या है ये है अपना 6(1)(c) का एक्सेप्शन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, इसका जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। He came to India on visit and stayed for 110 दिन, determine his residential status of अंजलि। तो देखो तो अभी जो हमारा ये केस है, दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, अंजलि बाहर गई है, एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाले लोग जो है 6(1)(c) के एक्सेप्शनल केस में आते हैं। तो इसके केस में जो हम लोग कौन सा कंडीशन लगेंगे, इसके केस में जो है आपको 182 डेज और मोर रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 182 डेज और मोर रहना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 6(1)(a), ये वाला कंडीशन आप अगर सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके आप रेसिडेंट बनेंगे। तो क्या ये रही है, देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम गई 20/9/2022 को, यानी कि देख लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 20 मई को गई ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अरे यार कैसे लिखे, ऐसे लिखते छोटा लिखे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है। तो अप्रैल में ये इंडिया में थी, तो अप्रैल 30, मई में नहीं थी। बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर 23-24 प्रीवियस ईयर, 23-24। तो हम लोग देखेंगे कि 23-24 के दौरान वो कितने टाइम थी। तो 23-24 के दौरान देखते हैं, 23-24
20/9/2022 को ये इंडिया छोड़ के चली गई। आई कब केम टू इंडिया? 23-24 मई। 23 अच्छा डायरेक्ट ही बोल दिया, तो इतना तो कंफ्यूजन करना ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया आपको। आपको बोल दिया कि 23-24 में अंजलि, आपको सॉरी बाई मिस्टेक बोल दिया कि 23-24 में जो है अंजलि 110 दिन के लिए ही थी इंडिया में। कैलकुलेशन तो करना ही नहीं पड़ा। 23-24 में जो है 110 दिन के लिए थी अंजलि इंडिया में। तो 110 दिन इज लेस देन 182 डेज। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि अंजलि जो है दिस इज नॉन रेसिडेंट, दिस इज अ केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सम जो है हम लोग देखने वाले थे, कहा गया ये रहा। तो हमारा नेक्स्ट सम में क्या बोल रहा है कि कौन सा है नेक्स्ट सम हमारा? राहुल वाला। तो राहुल एन इंडियन सिटीजन हु लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 दिसंबर 2018। तो 2018 हमको सबसे पहले निकालना है असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो लेंगे वो लेंगे अपना 23-24। तो 23-24 के दौरान राहुल कितने टाइम तक के लिए इंडिया में था? तो लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 23-24 में ये बंदा कब आया है? 23-24 22-23 तक का दिया हुआ है। ही केम टू इंडिया 2 जुलाई 2023। तो ये वाला जो है 23-24 में काम होगा। तो जुलाई के टाइम पे रहा है अपना 31 डेज वहां पे। 1 तारीख को था नहीं, तो 30 डेज। जुलाई 30 डेज प्लस अगस्त 30 डेज, 2 महीने के लिए, यानी कि प्रिसाइसली 60 डेज। वाह। उसके बाद 22-23 में बोला आपको कि 22-23 में बंदा रहा है। हमेशा रिवर्स जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा आप उल्टा जाओगे। यहाँ पे 100 दिन रहा है 22-23 में। 21-22 में जो है ये 75 डेज रहा है। उसके अलावा जो है आपका ये 75 है, ठीक है। 20-21 में जो है बंदा कितना दिन रहा है? 80 डेज रहा है, ठीक है। तो हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस इसका निकालना है। एक और साल चाहिए 19-20 के दौरान। फर्स्ट टाइम छोड़ा है तो 19-20 भी चाहिए हम लोगों को। 19-20 में ये जो है सबसे पहले लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर 20-21। 24-25 तो 23-24 हम लोगों ने लिया। 22-23, 21-22, 20-21 he visited India during previous year 20-21, 21-22, 22-23। हाँ, तो 19-20 में इसका डेटा कुछ है ही नहीं। तो कंसिडरिंग दिस इन माइंड 19-20 में था नहीं। हम लोग 5 साल तक का तो डेटा लेते हैं, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड सबसे पहले देखना है रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट होने के लिए जो है इधर 61A सेटिस्फाई करना है और 61C सेटिस्फाई करना है। अब 61A तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मेरे को ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 182 डेज है नहीं। अच्छा, 61C देख लेते हैं। 61C के लिए 60 डेज तो सेटिस्फाई हो गया, 60 डेज वाला तो हो गया। अब देखते हैं 365 डेज हो रहा है कि नहीं। तो इधर 100, 180 और आपका 255 डेज ही हो रहा है। 255 डेज ही हो रहा है, विच इज लेस देन 365 डेज। तो 61A भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 61C भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये बंदा कौन हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहीं पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आसान है, आपका एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये 2019 में पूछा गया है। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है पॉल अ फॉरेन नेशनल, ठीक है, फॉरेन बंदा है, इंडिया से कोई रिश्ता नहीं है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। फिर देख लो असेसमेंट ईयर अगर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो प्रीवियस हम लोग लेंगे। 24-25 है तो 23-24 लेंगे। तो देखो अब कब आया। तो 23-24 में जो है वो रहा है 72 डेज के लिए। चला के बोल दिया डेज, चला के बोल दिया तो आपका जो है काउंटिंग का दिक्कत नहीं पड़ा। तो 23-24 में जो है वो 72 डेज रहा है। उसके बाद उसके पहले साल यानी कि 22-23 में वो रहा है कितने दिन के लिए? 22-23 में वो रहा है हमारा 190 डेज के लिए। फिर 21-22 में वो रहा है हमारा 21 डेज के लिए।
फिर जो है अपना 20-21 में बंदा था कितने दिन के लिए, 20-21 में जो वो था बंदा हमारा वो था 150 डेज के लिए, 150 डेज के लिए 20-21 में ये बंदा था 150 डेज के लिए, नहीं 75 डेज के लिए, बाय मिस्टेक, दिस शैल बी 75 डेज। एंड 19-20 में जो है ये बंदा रहा है 150 डेज के लिए। तो देखो ये जो है 61A तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 61A तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बट 61C ये सेटिस्फाई कर रहा है, 61C ये सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि 72 डेज इज ग्रेटर देन 60 डेज, 72 डेज इज ग्रेटर देन 60 डेज। तो नंबर 1 क्राइटेरिया खत्म। दूसरा, इन आप चारों को ऐड करो, कितना हो रहा है 190 प्लस 21, सबको आप ऐड करके देखो 190 प्लस 21 प्लस आपका 75 और प्लस आपका 150, दिस इज 150। 19-20 के दौरान ये जो है बंदा 150 डेज रहा है, प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू 436 डेज, 436 days during 4 year preceding the previous year, 4 year immediately preceding the previous year। तो 365 दिन से बहुत ज्यादा रहा है, तो therefore ये बंदा जो है 61A सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये बंदा क्या हुआ, रेसिडेंट तो बन गया, ये बंदा रेसिडेंट तो बन गया, पर क्या ये हमारा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, क्या ये हमारा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है? ये देखो इंडिया में ये बंदा फर्स्ट टाइम आया है, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आया। अगर फर्स्ट टाइम आया तो ये पहला चीज तो सेटिस्फाई कर भी सकते हैं, चलो मानते हैं कि 2 years रेसिडेंट बनना है, तो चलो देख लेते हैं हमारा एक्सक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पे जो है ये बंदा रेसिडेंट बन रहा है। तो हम लोग रेसिडेंट तो बन गया, अब देखते हैं ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनता है कि नहीं। तो कंडीशन 1 क्या है कि 2 years रेसिडेंट बनना पड़ेगा। तो सबसे पहला ईयर 1, तो ईयर 1 हो गया आपका 22-23, यहाँ पे ये रेसिडेंट बन रहा है। पर अदर देन 22-23 ये किसी भी साल में रेसिडेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 60 डेज और मोर है, यहाँ पे 60 डेज और मोर तो है, पर इसके पहले 365 तो है नहीं, और 182 डेज तो और कहीं हुआ ही नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है नहीं, क्योंकि ये 6 को सेटिस्फाई नहीं किया, ये 6 को सेटिस्फाई जो है नहीं किया। देयरफॉर ये बंदा जो है हमारा, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, ही इज रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल पूछ रहे हैं आपके साथ, बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मैंने कर दिया है और बाकी का सम आपको खुद करना है, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, बहुत आसान से सवाल है, आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैं दोनों नोट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सब्सटेंशियली खत्म हो जाता है। कुछ और थियोरी का छोटा सा पार्ट बचा है, एक जो हमारा मॉड्यूल 1 था, अभी तक मैंने क्या क्या कवर करा दिया। मॉड्यूल 1 में जो था थियोरी पोर्शन था कुछ, और इसके अलावा जो है रेसिडेंशियल स्टेटस था। तो रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने पूरा खत्म करवा दिया, एक क्लास लगेगा थियोरी के लिए। तो मैंने मॉड्यूल जो फर्स्ट मॉड्यूल था 15 मार्क्स का, जो फर्स्ट मॉड्यूल था 15 मार्क्स का, वहां पे मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा कंप्लीट करा दिया, और जो थियोरी बचा है इसके लिए मेरे को एक क्लास लगेगा। यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस आप एक क्लास करोगे, प्लस आप एक क्लास और करोगे, तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 15 मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। और देखो फ्री का क्लास है और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो, आई थिंक आप जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इसके साथ आप जो है कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखो, बार बार देखो, समझ नहीं आ रहा तो अपने डाउट्स को पूछो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्कशन पैनल में, अपने डाउट्स को पूछो, अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, क्योंकि बेस्ट थिंग इज वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये क्लास नोट्स आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। एंड एग्जाम्स पास में है तो लेट मत करना, कंटिन्यूअसली देखना वीडियो। ये पहला वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसीलिए ये इतना लेंदी मेरे से बन जा रहा था। बट देन अगेन जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, डेमो क्लासेस खत्म हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ, अब हम लोग पूरा कोशिश करेंगे स्कोरिंग में जाने का। तो हमारा जो है टारगेट रहेगा कि हमारा मॉड्यूल 1 एक और क्लास में खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल 1 जो कि 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, ये खत्म करने में मेरे को लगेगा 1 मोर क्लास, 1 मोर क्लास।
ठीक है, एक और क्लास लेंगे तो 15 मार्क्स जो है आपके पॉकेट में आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 और सिंपल है, मॉड्यूल 2 जो है और बहुत सिंपल है, ये 1 या 2 क्लास में हो जाएगा, 1 और 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो इससे कहा कितना मार्क्स आएगा, इससे 10 मार्क्स आएगा। तो बस मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 करके जो है आप पास मार्क्स आराम से उठा सकते हो, बट पास मार्क्स पे किसको रुकना है। इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे, कैपिटल गेन्स, और उसके बाद जो है हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ये दोनों उठा के आपको, और इसके बाद आईफॉस करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो है करके आपका आराम से 50 to 60 मार्क्स आ जाएगा, आराम से 50 to 60 मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 75। समझ में आ रहा है। ये करने के लिए हमारे पास टारगेट है 10 डेज का, तो विद इन 10 डेज हम लोग जो है इसको खत्म करेंगे। पैरेलली कॉस्टिंग का भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए भी आपको स्टे ट्यून रहना है, बट पार्टिसिपेट करते रहना एंड कमेंट करना, डिस्कशन में पार्ट लेना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप लोग जो है लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। एवरीवन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।